महाराष्ट्र के अंदर सर बहुत बार आपने सुना होगा कि किसान आत्महत्या हुआ है, लेकिन उसमें से ज्यादातर लोग जो आत्महत्याएं हुई वो गैम्बलिंग में हारने के बाद हुआ। मनी ऑनलाइन रियल मनी गेम के ऊपर सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर बिल पास किया 2025 में, और उसके बाद भी धड़ल्ले से चल रहा है। किसके आशीर्वाद से? लोकल अथॉरिटी के आशीर्वाद से। स्मगलिंग के नाम पर विदेश से चीजें लेके आते थे और बॉम्बे के अंदर बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्या 92 ऑनलाइन गैम्बलिंग के चक्कर में कभी आपके ऊपर कोई दबाव नहीं आया? मेरे ऊपर दबाव आया सर, मेरे ऊपर डिफॉर्मेशन केस किया गया, मुझे बाकायदा कई बार पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया। आपको खरीदने की कोशिश नहीं की उन्होंने? खरीदने की कोशिश नहीं की, धमकाने की बहुत कोशिश की। वो सीधा मुझे बोलता है कि तुम्हारे जैसे बहुत आए और चले गए, कहाँ गायब हो जाओगे पता नहीं चलेगा। ऑनलाइन गैम्बलिंग का शुरुआत कब कैसे हुई थी? सर बच्चों का तो अभी मैं आपको नासिक पुलिस के ही एक रिकॉर्ड है कि 16 साल का बच्चा अपनी माँ का पूरा दागीना ले जाकर बेच देता है और पुलिस उसको ही अरेस्ट कर लेती है। क्यों? क्योंकि वो दागीना बेचकर ऑनलाइन गैम्बलिंग में पूरा पैसा हार जाता है। इस ऑनलाइन गैम्बलिंग का सबसे बड़ा माफिया कौन है? ये 60 FIR की लिस्ट मेरे पास है। ये सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही कंपनी के खिलाफ है। नमस्कार, मैं हूं विवेक अग्रवाल। 5V मीडिया में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार हमें संदेश भेज रहे हैं। बहुत सारी बातें आप बता रहे हैं, बहुत सारी लोग हमें क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपके जो आलोचनाएं हैं वो भी स्वीकार हैं, लेकिन हम इस चैनल पर आपको सच से रूबरू करवाना छोड़ेंगे नहीं। हमारा काम है ये, क्योंकि हम हैं पत्रकार और 5V मीडिया जो है पांचों तत्व जो कि पत्रकारिता के प्रमुख हैं उनको लेकर के ही चलने वाला चैनल है। और इसी सत्य के उद्घाटन के दौर में हमारे साथ जो आज शामिल हुए हैं उनका नाम है जावेद खान। जावेद खान साहब जो हैं उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे जो ऑनलाइन गैम्बलिंग चल रही है देश भर में उसके खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। इन्होंने उसको रोकथाम करवाने के लिए दुनिया भर के प्रयास किए हैं। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि ऑनलाइन गैम्बलिंग होती क्या है, ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है वो किस तरीके से देश को नुकसान पहुंचा रही है और भी तमाम बातें। और उनका जो कुसाड़ है, जो वो उनका जो युद्ध है, उनका जो लड़ाई है, उनकी जो जिहाद है, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो गैम्बलिंग है उसके खिलाफ ये लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं। तो जावेद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि क्या हिंदुस्तान में जो है गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है वो इलीगल है या नहीं है? पूरी तरह से इलीगल है सर। ऑनलाइन एक्चुअली बीच में कुछ सालों पहले सरकार ने 2 तरह का कानून बनाया था कि एक स्किल गेमिंग होती है और एक होता है कि लक बाई चांस। तो स्किल गेमिंग मोस्टली जो हाथ में लोग कार्ड खेलते हैं, पत्ता खेलते हैं, उसे स्किल गेमिंग कहते हैं। अब बाकी तो ऑनलाइन जितने भी गेमिंग चलते हैं, चाहे वो 3 पत्ती हो चाहे कुछ भी है, सब लक बाई चांस वाला हिस्सा भी है। तो दैट्स ये सारे के सारे जो गैम्बलिंग आते हैं ये इलीगल हैं और पूरी तरह से इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होती? नहीं होती है सर। आपको पता है कि जो सारे लोग प्रशासन के लोग इसमें मिले होते हैं और बाकी सरकार के भी काफ़ी लोग इसमें मिले जुले होते हैं। इसमें सालाना जो है पुलिस कमिश्नर की खुद की रिपोर्ट है कि एक वेबसाइट 20,000 करोड़ रुपया साल का कमाती है। तो ऐसे कितने वेबसाइट हैं जो लाखों करोड़ रुपया साल का हमारे देश का लूट के बाहर लेके जाते हैं। तो ये नए किस्म के अंग्रेज हैं जो आए हैं हिंदुस्तान को लूटने के लिए? नहीं सर, अंग्रेज को मैं नहीं मानता। आपको याद होगा बहुत पहले बॉम्बे में गैंगस्टर होते थे और लोगों से वसूली करते थे, खंडनी जिसको कहते हैं। तो लोग गन पॉइंट के ऊपर बिल्डरों से, बड़े बड़े लोगों से खंडनी करते थे। तो वो चीज़ ख़त्म हो गया, ये गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग चालू हो गई। और जब से ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म चालू हुआ, शायद आपने खंडनी का काम धंधा बंद हो गया होगा, ये चीज़ आपने देखा होगा। तो क्या अंडरवर्ल्ड शामिल है गैम्बलिंग में? वो सर 100% अंडरवर्ल्ड चालू है। आप मुझे बताइए कि जो लोग दुबई में, सिंगापुर में और नेपाल में बैठकर ये प्रोग्राम चला रहे हैं, वेबसाइट चला रहे हैं और यहाँ से लाखों करोड़ रुपया सालाना हवाला के माध्यम से दुबई जाता है, इसको खुद पुलिस ने एक्सेप्ट किया है।
कि हवाला के माध्यम से पूरा पैसा इनका रोटेट होता है। और ये चीज़ लिखा गया, इनकम टैक्स ने जो अभी रेड की थी चौरसिया गैंग के ऊपर, उसमें ये भी लिखा है कि हवाला के सिर्फ 6 महीने के अंदर इन्होंने लगभग 600-800 करोड़ रुपया जो है हवाला से ट्रांसफ़र किया है। तो ये जो हवाला का पैसा यहाँ से दुबई जाता है, वो किसके साथ जाता है, कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, इसकी जांच की आवश्यकता है। क्यों नहीं जांच करती पुलिस इसको? क्यों नहीं जांच करती हमारी ईडी? क्यों नहीं जांच करती हमारी एजेंसियाँ कि ये पैसा किसके पास जाता है, कौन खाता है? अच्छा। और पहले तो लेकिन जो गैम्बलिंग होती थी घरों में होती थी, क्लबों में होती थी, होटलों के अंदर होती थी, या बंगले ले लिया करते थे लोग रायगढ़ में या लोनावाला में या कहीं भी, वहाँ पर हुआ करती थी। अब गैम्बलिंग जो है उसका स्वरूप कैसे कितना बदला है? ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है वो कैसे बदली है, किस हद तक खतरनाक हो गई है? ये सर वो गैम्बलिंग जो थी मैक्सिमम 1-2 लाख रुपए की होती थी। कोई भी बंगला ले लिया, उसमें 5 लाख 10 लाख का टर्नओवर होता था। लोग पत्ता खेल के टेबल के ऊपर पत्ता लगा के, मतलब कार्ड गैम्बलिंग एक तरह से होती थी। वो गैम्बलिंग जो चलती थी वो एक अलग मैं उसे मामूली समझता हूँ और उसे मैं क्राइम नहीं मानता हूँ। लेकिन जो ये ऑनलाइन गैम्बलिंग चल रही है, ये जो आज पूरी दुनिया में, पूरे देश में, हमारे देश के अंदर ऑनलाइन गैम्बलिंग चल रही है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर बिल लाकर इसे बैन किया है। मनी ऑनलाइन रियल मनी गेम के ऊपर सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर बिल पास किया है 2025 में, और उसके बाद भी धड़ल्ले से चल रहा है। किसके आशीर्वाद से? लोकल अथॉरिटी के आशीर्वाद से, IAS IPS रैंक के अधिकारियों के आशीर्वाद से, सरकार के आशीर्वाद से। लेकिन इसमें लोकल अथॉरिटीज़ क्या कर लेंगी? जो वेबसाइट कहीं किसी दूसरी कंट्री से चल रही हैं उसमें कोई मतलब इंदौर का या जयपुर का या भोपाल का पुलिस ऑफिसर क्या लोकल उसमें हो गया? सर उनके जो एजेंट तो होते हैं वो तो हमारे इंडिया में होते हैं। अच्छा, आप ये देख लीजिए, इसमें कम से कम 60 FIR की लिस्ट मेरे पास है। दिखाइए जरा। ये 60 FIR की लिस्ट मेरे पास है। अच्छा। और ये FIR की जो कॉपी है ये किनके खिलाफ है? कोई एक व्यक्ति ये सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही कंपनी के खिलाफ है। और वो कौन है, क्या है? वो गेम किंग इंडिया funrib.net के नाम से जाना जाता है, जिसे मैं चौरसिया गैंग कहता हूँ। वो पूरा गैंग इसे ऑपरेट करता है। अचल चौरसिया, रमेश चौरसिया, पार्थ चौरसिया, आदेश चौरसिया, ये सारे लोग इसको ऑपरेट करते हैं। उन्होंने क्या किया है कि जब 2018 के बाद इनके ऊपर पुलिस एक्शन हुआ, तो इन्होंने अपनी उस कंपनी से रिज़ाइन करके वहाँ पे उन्होंने अपने जो डमी डायरेक्टर बना दिए, जो उनके प्यून थे, जो उनके यहाँ काम करने वाले थे, उनको डमी डायरेक्टर बना दिया। अब उनके नाम पे चला रहे, पैसा ये लोग पूरा हवाला के थ्रू ले रहे हैं। अभी 2022 में इनकम टैक्स ने रेड किया, रेड के अंदर 600 करोड़ का उन्होंने ये किया। बाकी आगे का केस बंद हो गया, क्यों बंद हो गया मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आप भी समझते हैं, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि सर जितने भी अभी 2025 में, मार्च 2025 में 3 FIR, 2026 में भी 1 FIR हुआ। इन FIRs के अंदर जो मुख्य आरोपी हैं, जो मेन बेनिफिशियरी हैं, उनका नाम ही नहीं लिया जाता है, पुलिस नाम नहीं लेती है। और उनके ऊपर जो फिरियादी जाके बार बार कोशिश करता है कि हमारा FIR में जो मेन मुख्य लोग हैं, आपको क्या करना है, हमने FIR ले लिया, उनको डांट के भगा दिया जाता है। ये चल रहा है। तो यानी लोकल अथॉरिटीज़ का रोल है 100%। अच्छा, ये देखा गया था कि ये जो गेम किंग की आप बात कर रहे हैं, इसके पूरे देश भर में फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर साइबर कैफ़ेज़ को जो है उन लोगों ने फ्रेंचाइज बनाया था और उनको पैसे कमाने का बड़ा लंबा चौड़ा लालच दिया था, और उसके कारण कुछ लोगों ने सुसाइड वगैरह भी किया था, ऐसा सुनने में आया था। मेरे मुताबिक तो सैकड़ों लोगों ने सुसाइड किया है। क्यों? महाराष्ट्र के अंदर सर आपने सुना होगा कि बहुत बार आपने सुना होगा कि किसान आत्महत्या हुआ है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर जो आत्महत्याएं हुई वो गैम्बलिंग में हारने के बाद हुआ। अच्छा। लोग अपनी पूरी संपत्ति, अपनी पूरा जीवन भर की कमाई, खेत, सब कुछ बेचकर उस गैम्बलिंग में हार गए। और सपोज करो कि मैं 10 लाख रुपया हारता हूँ या 1 करोड़ रुपया हारता हूँ, और आप फ्रेंचाइजी हैं, तो आप मुझे क्या करोगे कि 50 लाख 20 लाख रुपए मुझे आप क्रेडिट भी दे दोगे। अच्छा। अब मुझे चुकाने के लिए मेरे पास अब कुछ बचा नहीं, तो आप मुझे क्या करोगे, बार बार टॉर्चर करोगे, आप मुझे धमकी दोगे, नहीं दिया तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये धमकी से तंग आकर लोग सुसाइड कर लेते हैं, और उसमें हमारी जो लोकल अथॉरिटी है वो पैसा खाकर उन्हें जो है
कहीं किसान आत्महत्या करार दे देती है, कहीं बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। तो आज तक पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 2 एफआईआर सुसाइड के ऊपर हुए हैं, जो भी जिसके ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेके। यस सर, वो भी है मेरे पास। अच्छा। 2 एफआईआर नासिक के त्र्यंबकेश्वर में हुए थे, जिसके अंदर पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, लिंक को जोड़ा नहीं। सपोज मैंने गेम आपकी दुकान पे खेला तो आपसे जोड़कर मुझे आरोपी बना देगा, लेकिन ये जो मेन आरोपी है वहाँ तक लिंक पुलिस ने जांच नहीं किया, खुद ही अपना काम बजाकर वहाँ से छोड़ दिया। अच्छा। तो ये तो बहुत ही सीरियस आरोप लगा रहे हैं आप पुलिस के। मैं लगा रहा हूँ सर, मैं मानता हूँ कि मेरे ऊपर कुछ भी एक्शन हो सकता है, लेकिन ठीक है, मैं लगा रहा हूँ क्योंकि ये सत्य है। अच्छा। तो ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग के चक्कर में कभी आपके ऊपर कोई दबाव नहीं आया? कोई आप मेरे ऊपर दबाव आया सर, मेरे ऊपर डिफॉर्मेशन केस किया गया, मुझे बाकायदा कई बार पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया। डिफॉर्मेशन केस में भी कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दिया। अच्छा, किसने किया था आपके खिलाफ मुकदमा ये? अचल चौरसिया, रमेश चौरसिया ने किया था। अच्छा, और ये कब की घटना है, कैसे क्या हुआ था? ये 2018 में उन्होंने थाने सेशन कोर्ट में मेरे खिलाफ 5 करोड़ का डिफॉर्मेशन किया था। बाद में वो केस ट्रांसफ़र होके न्यू मुंबई गया, सीबीडी बेलापुर में। क्यों गया वो? ट्रांसफ़र होने की वजह क्या थी? क्योंकि उन लोगों ने एड्रेस वहाँ का दिखाया था कि हम वासी के रहने वाले हैं। अच्छा। वो भी फेक एड्रेस ही है सर। केस ट्रांसफ़र होके जब सीबीडी बेलापुर कोर्ट में गया तो वहाँ के माननीय जज ने हमारे हक में फैसला दिया, क्योंकि ये लोग उसको कॉन्टेस्ट नहीं कर पाए। अच्छा, वो साबित ही नहीं कर पाए कि मतलब आपने उनके खिलाफ वो साबित भी नहीं कर पाए और कॉन्टेस्ट भी नहीं कर पाए। अच्छा, किस तरीके से? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि जब एक बार आर्गूमेंट हुआ तो आर्गूमेंट के अंदर उनको समझ में आ गया कि यहाँ मेरा कुछ चलने वाला नहीं है, दाल नहीं गली। दाल नहीं गलेगी, तो वो उनके वकीलों ने आना ही बंद कर दिया। अच्छा, और वो केस जो है अपनी मौत खुद मर गया। हाँ ओके, नहीं अपनी मौत नहीं मरा, हमने उसको कॉन्टेस्ट किया और जज ने हमारे फेवर में फैसला किया, फैसला दिया। तो ये मतलब आपकी पहली जीत थी उनके। ये मेरी पहली। उसके बाद में उन्होंने कोशिश नहीं की नहीं, क्या आपको करेंगे, खरीदने की कोशिश नहीं क्या की? क्या क्या ग्राउंड करेंगे वो मेरे पर? वो तो कहीं भी और दूसरे राज्यों में भी कर सकते थे। कर सकते हैं, लेकिन अब कहीं भी करेंगे तो यही फैसला वहाँ भी लागू हो जाए। लागू हो जाएगा। आपको खरीदने की कोशिश नहीं की उन्होंने? खरीदने की कोशिश नहीं की, धमकाने की बहुत कोशिश की। कौन धमकी देता था? कई लोग आए सर। अच्छा, मिल करके भी दी? मिल करके भी दी, चलते फिरते दी कि हट जाओ नहीं तो फिर तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। तो आपने इनकी शिकायतें जो हैं पुलिस में की? पुलिस में की मैंने शिकायत है। अच्छा। लेकिन उसके बाद कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए लोग। मुझे ये बताइए कि ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है, ये हम बात तो कर रहे हैं कि आपको कैसे तकलीफ हुई या आपने क्या, ऑनलाइन गैम्बलिंग का शुरुआत कब कैसे हुई थी? ये तो शुरुआत बहुत लगभग 2013 से मैं जानता हूँ। 2013 में पहली बार जो समता नगर पुलिस स्टेशन की निगरानी में 7 जगह रेड हुई थी, वो भी हमने कंप्लेंट करवा कर लोगों से, जो इसके विक्टिम्स हैं उनसे कंप्लेंट करवा कर, तो ये चीज़ उस समय उजागर हुई। फिर उसके बाद ये विधानसभा में नाथाभाऊ ने, एकनाथ खड़से साहब ने उठाया काफ़ी, उसके बाद हुई। फिर मुझे काफ़ी धमकियाँ भी मिली। तो माननीय गोपीनाथ मुंडे साहब ने और एकनाथ खड़से साहब ने मेरी काफ़ी मदद की थी उस समय, तो जिससे मैं उनके आशीर्वाद से समझ लो मैं बच गया था। अच्छा। मैं गोपीनाथ मुंडे जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस चीज़ में मुझे काफ़ी मदद की थी। आपको इतना पॉलिटिकल पैट्रोनेज था, इतना सपोर्ट था, उसके बावजूद इस ऑनलाइन माफिया के ऊपर, जो गैम्बलिंग माफिया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई अच्छे पुख्ता तौर पे क्यों नहीं हुई? सर देखिए, हर एरिया में जो है ना, लोकल अथॉरिटी को हफ्ता जाता है। अच्छा। अब वो लोग नॉर्मल कार्रवाई करते हैं। आप एक बात जान लीजिए कि अभी फ़िलहाल जब से ये नया कानून आया है, प्रोगा 25, जिसको प्रोगा प्रिवेंशन ऑफ ऐसा कुछ तो है, गैम्बलिंग एक्ट तो 2025, ये जब से आया है तो इसमें एक प्रावधान है कि कोई भी आदमी ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए अगर जो कोई पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर BNS 111 या 112 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और ये धारा क्या कहती है? BNS 112 या BNS 111? हाँ, इट इज इक्वल देन मोका। अच्छा। MCOC है, इट इज इक्वल देन MCOC है। अच्छा। तो इसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है। 2026 में FIR होता है और उसमें भिवंडी के अंदर, भिवंडी शहर पुलिस उसको FIR करती है
और वहाँ पे सिर्फ कौन सी धाराएं लगाई थी मालूम है? गैम्बलिंग एक्ट। 5, 6, 7, 8 अच्छा। जो पत्ता खेलने वाला टेबल पे गैम्बलिंग होता है ना, वो ये धाराएं लगाकर उस केस को वहीं ठंडा कर देते। आईटी एक्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं होता इसमें? आईटी एक्ट का बहुत प्रेशर करने के बाद एक केस में हुआ था 305 में, जो वो भी भिवंडी शहर में FIR नंबर 30305 है, वो भी भिवंडी शहर में हुआ था। बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करने के बाद, विधानसभा में क्वेश्चन करने के बाद तब जाके उसमें आईटी एक्ट हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसकी भी जांच पूरी नहीं की, अभी तक नहीं हुई है। समझ लीजिए 2025 में, मार्च 2025 में FIR हुआ है, आज अप्रैल 2026 चालू हो गया है, अभी तक उस केस के अंदर चार्जशीट तक नहीं हुई है। तो यानी चार्जशीट आउट ऑफ टाइम हो जाएगी तो फिर वो अपने आप ही केस खराब हो जाएगा। हाँ, डाइल्यूट हो जाएगा वो। तो ये तो सोची समझी साजिश है फिर तो। पूरी तरह से साजिश है सर। और जो आरोपी होते हैं उनको आसानी से कोर्ट से बेल मिल जाता है, क्योंकि पुलिस उसका अपोज नहीं करती है। अच्छा, आपकी नज़र में हिंदुस्तान में ऐसे कितने गैंग चल रहे हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग के, कितने बड़े माफिया हैं, और इस ऑनलाइन गैम्बलिंग का सबसे बड़ा माफिया कौन है? हिंदुस्तान में ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो गैंग माफिया है वो है चौरसिया गैंग, जिसका ये गेम किंग funrip.pro के नाम से, ये लोग क्या करते हैं, जैसे कोई पुलिस एक्शन हुआ तो funrip.bip, funrip.com, funrip.org, आगे का जो डोमेन नेम है वो बदल देते हैं। अच्छा। और फिर दूसरे हिसाब से चालू हो जाता है। एक्सटेंशन बदलता है, काम वही चलता है, बस खाली आगे डोमेन नेम बदल जाता है। और ये लोग होस्ट कहाँ से करते हैं, कहाँ से इनका सर्वर चलता है? सिंगापुर से, चाइना से, दुबई से, कहाँ से? ये दुबई से भी चलता है, नेपाल से भी चलता है, सिंगापुर से भी चलता है, अमेरिका से भी चलता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी कर लेते हैं, कहीं से भी करते हैं। और जब ये नया एक्सटेंशन लेकर के आते हैं तब वेबसाइट वही पुरानी वाली होती है या वेबसाइट भी बदलते हैं उसका? वेबसाइट वही पुरानी रहती है, और नाम भी क्या कमाल का है सर, mydgp.com/download। अच्छा। mydgp, आप इस पॉइंट के ऊपर नोट करो कि डीजीपी मेरा है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छा, ये तक खेल है। हाँ। ओहो। अब मेन जो इनका डाउनलोड वेबसाइट है उसका नाम है mydgp.com/download। तो मतलब आप ये समझ जाओ कि डीजीपी मेरे घर का है, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। और ये जो है, ये सिर्फ वेबसाइट पे ही करते हैं या ऐप भी बना रखे हैं इन्होंने? ऐप है ना सर, ऑनलाइन ऐप बना हुआ है। ये तो बच्चे के हाथ में है फिर। सर मोबाइल में है, एंड्रॉयड ऐप है, लैपटॉप में आप खेल सकते हो, घर में खेल सकते हो। लोग बर्बाद क्यों होते हैं, इसीलिए। अच्छा, आपने जो ये मुहिम तो छेड़ रखी है इतनी लंबी चौड़ी, लेकिन इसको जो बंद करवाने में आपको कितनी सफलता मिली है, या क्या पूरी तरह असफल ही रहे अभी तक? असफल तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि जो खुलेआम चलता था पूरे महाराष्ट्र में, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, आज पूरे इंडिया में कम से कम इनके ऊपर एक रोक तो लगी है। इनके अंदर खौफ तो पैदा हुआ, डर तो पैदा हुआ। और इनको ये भी मालूम है कि अभी इन लोगों ने क्या किया है, हमारे देश की सरकार भी बहुत अच्छी है सर, इनको पूरी तरह से छूट दे दी गई, जाओ भैया दुबई में आप अपना सेटअप कर लो। यहाँ से सब शिफ्ट हो गए दुबई में और धंधा लूट रहे हैं देश को। देश का सर लाखों करोड़ रुपया इन लोगों ने लूट कर विदेश ट्रांसफ़र कर दिया है। ना इनको ईडी पकड़ती है, ना इनको सीबीआई पकड़ती है, ना इनको कोई भी जांच एजेंसी पूरी तरह से इनके पीछे नहीं पड़ती। आप तो शायद बॉम्बे हाई कोर्ट भी गए हैं इस पूरे मामले पे। बॉम्बे हाई कोर्ट गया था, उसमें मेरे 1-2 वकील भी मैनेज हो गए सर। अब मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, मेरे पास हराम का पैसा नहीं है, मेहनत से जो कमाता हूँ। अब वो अगर जो सॉलिसिटर रखूँ तो उनकी लाखों रुपए फीस है, तो मैं कहाँ से दे पाऊँगा। अच्छा। तो इसलिए अभी चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। यानी आपको जो है कानूनी तौर पर सही मदद नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से ये परेशानी बनी हुई है, और अदालत में जो है आपका मामला बढ़ नहीं पा रहा है। जी, ये भी है। अच्छा, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे, कैसे मतलब इस चीज़ को बढ़ा सकेंगे? अदालत में लड़ाई लड़नी तो ज़रूरी है मेरा ख्याल है। अदालत में लड़ाई लड़ना है, उसके लिए कोई भी हॉनेस्ट अगर जो वकील मिलेगा, जो देश हित में काम करना चाहेगा कि देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षा प्रदान की जाए, और हमसे वो फीस के नाम पे खाली भाई अपना खर्चा ले ले तो हम फीस कर सकते हैं। अगर वो कमर्शियल चलेगा तो हम नहीं, उनको बेयर नहीं कर पाएंगे। आपने गैम्बलिंग के अगेंस्ट जो है मुहिम छेड़ी,
आपका कोई खुद का पर्सनल कोई ऐसा लॉस हुआ है, फैमिली में कोई लॉस हुआ है जिसके कारण आप उस दिशा में प्रवृत्त हुए, या कोई दूसरा कारण रहा है क्या, क्यों आप? एक्चुअली सर इसका कारण ये था कि मेरा एक ड्राइवर था वाहिद करके, बहुत दिन पहले, मतलब 2012-13 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं उसके साथ टाउन गया, शाम को वापस आया, पार्टी कार्यालय गया था। शाम को जब वापस आया तो उसके पेरेंट्स का एक घर था, 4 भाई थे। तो वो घर इन लोगों ने 20 लाख रुपए में किसी को बेच दिया। अच्छा। और उनकी माँ ने चारों भाइयों को उसका हिस्सा लगाकर सबको 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए दे दिए। अच्छा। अब ये पता नहीं कि वो रात को गया एक जगह वही गैम्बलिंग खेल के पूरा पैसा हार गया और रात को ही उसको अटैक आके मर गया। अच्छा। उसका ऑफ हो गया, वो अटैक आया, मर गया। हमने भी सोचा शायद अटैक आया, वहाँ नॉर्मल उसका अंतिम संस्कार वगैरह किए। लेकिन दूसरे दिन उसके नेफ्यू ने मुझे, उसके साले ने मुझे बताया कि जावेद भाई ये पूरा पैसा जो है ये फला जगह जाके गैम्बलिंग में हार गया, जुए में हार गया, ऑनलाइन गैम्बलिंग में। तो मतलब ये क्या मुसीबत है। तो इसके पहले भी लोग वैसा वो जो कॉइन खेलते मशीन, स्लॉट मशीन, तो उसमें कई लोग पैसा वैसा हारे थे, तो मेरे बोलने पे वो लोग आधा पैसा उनको रिटर्न कर देते थे। तो मैंने सोचा ऐसे ही कुछ होगा, तो मैं वहाँ गया उसके पास जो फ्रेंचाइजी था। तो उसको मैंने पूछा भैया देख ये आदमी मर गया है, उसके बीवी बच्चे जो है, बच्चे छोटे छोटे हैं, एक काम कर तू ज़्यादा नहीं आधा पैसा उसको रिटर्न करा दे। बोले, उसने क्या कहा कि ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्ट कंपनी का, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है और वहाँ से 1 रुपया वापस नहीं मिलेगा। फिर मैं बोला कोई और तेरा जो ऊपर टॉप का मैनेजर है उनसे बात करा दे मेरी, शायद कुछ हो तो उसके अंदर रहम आ जाए। वो दूसरा एक बंदा आया, वो सीधा मुझे बोलता है कि तुम्हारे जैसे बहुत आए और चले गए, कहाँ गायब हो जाओगे पता नहीं चलेगा। अच्छा, सीधे धमकी? सीधे धमकी, कहाँ गायब हो जाओगे पता नहीं चलेगा, तुम इसके पीछे मत पड़ो। उसी दिन मेरा दिमाग ठनका, मैंने कहा अब मैं जो क्या कुछ, तुम मुझे गायब कर लो या मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। स्वाभाविक है सर। हाँ। तो मैंने वहीं से महाराष्ट्र शासन को पत्र लिखा और एकनाथ खड़से साहब विरोधी पक्ष नेता थे, उनको भी पत्र दिया मैंने। उसी दिन 7 से 8 जगह रेड हुई, जो समता नगर की रेड बता रहा हूँ मैं, रेड हुई और काफ़ी बड़ी कार्रवाई हुई। मैं समझ गया कि ये पूरा इलीगल है। तब से लेकर सर आज तक झेल रहा हूँ। जेल कहाँ रहे हैं आप, तो लड़ रहे हैं उसे? हाँ सर वही है, लड़ रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। देश, सबसे बड़ी बात है कि ये देश के खिलाफ, आपको याद होगा सर, एक मैं आपको वाक़या, पहले भी एक तरह का एक ऐसा वाक़या होता था, लोग स्मगलिंग के नाम पर विदेश से चीज़ें लेके आते थे और बॉम्बे के अंदर बहुत बड़ा हादसा हो गया था। क्या? 92? हाँ, 12 मार्च 1993 के बम धमाकों की आप बात कर रहे हैं? जी हाँ सर। यही यस, कैसे आए थे? स्मगलिंग से ही आया, जो जिस रूट से गोल्ड और सिल्वर। एग्जैक्टली वही लोग लेके आए थे जो गोल्ड वगैरह स्मगलिंग करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया गया था? क्योंकि उनको जो लोग थे उनको पैसा मिलता था, तो बोले ये भी गोल्ड वगैरह होगा। आज इसी तरह से ये गैम्बलिंग है सर। आने वाले दिनों में ये कोई बहुत बड़ा कांड करेगी और भ्रष्टाचार के नाम पे इसके ऊपर बहुत बड़ा खुलासा होगा सर। अच्छा। और ये शासन को समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ा रैकेट है जो देश के विरुद्ध, हमारे देश का पैसा हमारे देश के विरुद्ध ही काम कर रहा है। अच्छा, मतलब आप सीधे सीधे से ये आरोप लगा रहे हैं? यस सर, टेरर फंडिंग का मैं खुला आरोप लगाता हूँ। अच्छा। जांच करे एजेंसियाँ क्यों नहीं करती? और ये जो इसकी पूरी इकोनॉमी है आपके ऑनलाइन गैम्बलिंग की, जुए की, वो तो एक ब्लैक इकोनॉमी है, काली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। आपके हिसाब से साल का कितना कारोबार इसमें होता होगा, कोई एक अनुमान है आपको? लगभग 40 से 50 हज़ार करोड़ का है। बस इतना ही? सर ये कम है। अच्छा। 40,000 50 हज़ार करोड़ कम है। गवर्नमेंट तो 4 लाख करोड़ बता रही है। अच्छा। हाँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ 40 से 50 हज़ार करोड़। आप तो सिर्फ 10% ही बता रहे हैं फिर उसका। हाँ, तो जो मेरी नज़र में जो है मैं वही बताऊंगा सर। सरकार कहाँ बता रही है 4-5 लाख करोड़ का? ये है बीच में इसका, वो सरकार ने किया था कि 4 लाख करोड़ का है ऐसा। इसके ऊपर कमेटी बनाई थी, वो उन्होंने बनाया था वाक़ई। कमेटी की कोई रिपोर्ट है आपके पास? रिपोर्ट वेबसाइट पे है सर, मैं लाया नहीं हूँ, लेकिन निकाल के आपको दे सकता हूँ।
अच्छा, तो हमें बताइएगा ज़रूर वो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के आधार पे हम जो है अपने 5V मीडिया के दर्शकों तक उस रिपोर्ट की भी जानकारी पूरी पहुंचाएंगे अगले किसी एपिसोड में। और आपने जो बताया कि विधानसभा के जो ये रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, उनके पास भी आपने वो लेटर भेजा था और बाकी सब चीज़ें हैं। आपने एक बार कहीं, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, आपने एक जगह पे एलिगेशन लगाया थी सरकार को कुछ 20-22 हज़ार करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का या टैक्सेस का नुकसान हुआ है। वो टैक्स का नुकसान क्या? सर ये लोग जो लाखों करोड़ रुपए साल का बिजनेस करते हैं, ये पूरा ब्लैक मनी में होता है। कानून तो अभी आया 2025 में कि रियल मनी गैम्बलिंग बंद की जाए, लेकिन उसके पहले ये लोग चला ही रहे थे। तो अगर ये लोग 40,000 साल का 20,000 करोड़ में मिनिमम पकड़ के चलता हूँ, जो पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट है उसके मुताबिक मैं। कौन सी रिपोर्ट है वो, आप दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को? हाँ बिल्कुल सर, ये नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे साहब की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये गैम्बलिंग के लोग, ये खास चौरसिया गैंग, सालाना 20,000 करोड़ का जो है इसका टर्नओवर है। और अगर आप सालाना 20,000 करोड़ पकड़ लें तो मैं 2012 से 13 से पकड़ लो, 2013 से लेके आज तक कितना साल हो गया सर? करीब करीब 15 साल हो गए। 15 साल, 15 30, 3 लाख करोड़ का हो गया टर्नओवर। 3 लाख करोड़ का टर्नओवर हो गया। 3 लाख करोड़ का आप टैक्स जोड़ लो, कितना हो जाता है सर? 28% के हिसाब से। वो तो बहुत सारा हो गया, गिनती में ही नहीं आएगा कितने शून्य है, यही नहीं हमें पता चलेगा। ये तो बड़ा खतरनाक गणित बता रहे हैं आप। 3 लाख करोड़ का अगर मैं 28% जीएसटी के हिसाब से टैक्स पकड़ूं तो कितना होगा सर? आप मान करके चलिए करीब आप 3 लाख करोड़ बोल रहे हैं। 3 लाख करोड़ का अगर 20 60 8 24 80, हाँ 80,000 करोड़ रुपया इसका टैक्स बनता है। तो यानी फिर तो ये नीरव मोदी और ये सब तो बेचारे बहुत कुछ भी नहीं है सर। ये अभी जो विजय माल्या को तो पीछे पड़े हुए हैं। मैं आपको एक गारंटी के साथ आपके चैनल के माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ, जो महादेव ऐप के ऊपर जो एक्शन हुआ था उससे सैकड़ों गुना बड़ा ये चौरसिया गैंग का गेम किंग का खेल है। अच्छा, सैकड़ों, मोर देन 100 टाइम्स इज बिगर देन महादेव ऐप। उसके बावजूद कार्रवाई कुछ नहीं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये सिस्टम कहाँ सोया पड़ा है? या तो हर हाथ में चिकनाई लगी है और वो अपराधी फिसल जाता है उनके हाथ से। सर एवरीबॉडी हैविंग हैंड इन ग्लोव विद द माफिया। तो इसको हम बोल सकते हैं गैम्बलिंग माफिया, ऑनलाइन गैम्बलिंग। मैं तो सर बोलता हूँ, खुला चैलेंज के साथ बोलता हूँ, गैम्बलिंग माफिया किंग चौरसिया गैंग। अच्छा, ये आपने उनको टैग दे के रखा है। ओके, ऑनलाइन गैम्बलिंग माफिया किंग चौरसिया गैंग। जैसे दाऊद इब्राहिम बॉम्बे अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है, ऐसे ऑनलाइन गैम्बलिंग का बेताज बादशाह चौरसिया है सर। क्या बात है। ये जो है ये बहुत ही खतरनाक रिवोल्यूशन है आपकी तरफ से, बहुत ही खतरनाक रहस्य उद्घाटन किया आपने। नहीं, ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ सर। तो आप ये सब जो चीज़ें बता रहे थे मुझे, आपके हाथ में ये जो दस्तावेज़ है उसमें मैंने जब आप स्क्रॉल कर रहे थे आपके कागज़, उसमें देखा था कि नासिक का जो पुलिस कमिश्नर हैं उनकी एक रिपोर्ट इसमें लगी हुई है। और वो रिपोर्ट क्या कहती है, उसमें क्या खुलासे होते हैं और उसके ऊपर क्या एक्शन हुई है, कुछ बता सकते हैं मुझे? सर ये रिपोर्ट उस समय के 2021 में जो वहाँ के नासिक के पुलिस कमिश्नर साहब थे, मैं उनका दिल से आदर करता हूँ, आदरणीय श्री दीपक पांडे जी। उन्होंने ये जो रिपोर्ट बनाई थी बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट बनाई थी, और उन्होंने प्रशासन से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र को ये रिपोर्ट उन्होंने भेजी थी कि इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गैम्बलिंग के लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने साफ साफ लोगों ऑनलाइन जुगार खेलण्या या खेळविण्यासाठी व्यक्तीवर महाराष्ट्र संगठित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये कार्रवाई करने अत्यंत आवश्यक है। यानी आप ये मराठी में बता रहे हैं, इसका हिंदी में तर्जुमा? इसका हिंदी में तर्जुमा ये है कि जो लोग भी ऑनलाइन जुगार खिलवाते हैं, जुगार यानी जुआ, ऑनलाइन गैम्बलिंग जो लोग करवाते हैं, उनके ऊपर महाराष्ट्र संगठित गुन्हे कायदा यानी MCOC मकोका के तहत कार्रवाई होनी आवश्यक है। अच्छा, हाँ, ये कमिश्नर साहब खुद कह रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। मैंने कई पत्र लिखे सर, ये पत्र जो मेरे हाथ में वही लिखा हुआ है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। अच्छा, आज तक कोई उत्तर मुझे DGP कार्यालय से नहीं मिला। और इसमें एक भी असा ऑनलाइन जुगार
दुष्परिणाम समाजात वाचविण्यासाठी MPDA कायद्यामध्ये ऑनलाइन जुगाराचा अनुसंधान तद्रुत होने आवश्यक है। मतलब बताइए। मतलब जो लोग इसके जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके ऊपर MPDA, महाराष्ट्र गुंडा कायदा जो होता है MPDA के तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोकल फ्रेंचाइजी होते हैं अच्छा, मालिकों के ऊपर मकोका लगना चाहिए और जो फ्रेंचाइजी होते हैं उनके ऊपर MPDA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने एक ये कहा है कि जो भी इस कानून के तहत जो भी आदमी पकड़ा जाए उसके ऊपर 3 साल से ज़्यादा कैद और 10 लाख रुपए तक की जुर्माना होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, ये तो बहुत मतलब महत्वपूर्ण रिपोर्ट है एक तरह से देखा जाए तो। माननीय कमिश्नर साहब की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक मैं बार बार महाराष्ट्र शासन और माननीय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के यहाँ पत्र लिखकर मांग करता रहा हूँ कि इस रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मुझे आज तक कोई उत्तर नहीं मिला, ना इसके ऊपर कोई पूछताछ हुई। आप ये सब इतना जो कर रहे हैं, क्या आपने कभी ये देखा समझा है कि इस ऑनलाइन गैम्बलिंग की वजह से कितने परिवार तबाह हो गए, कितने बच्चे तबाह हो गए? सर बच्चों का तो अभी मैं आपको नासिक पुलिस के ही एक रिकॉर्ड है कि 16 साल का बच्चा अपनी माँ का पूरा दागीना ले जाकर बेच देता है और पुलिस उसको ही अरेस्ट कर लेती है। क्यों? क्योंकि वो दागीना बेचकर ऑनलाइन गैम्बलिंग में पूरा पैसा हार जाता है। और स्कूल जाने वाले बच्चे जो है फीस का पैसा ले जाते हैं, वो लेकर हार जाते हैं और उनका स्कूल छूट जाता है। ऐसे कई केसेस हुए हैं सर। और उसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी हाल ही का वाक़या मैं बता रहा हूँ कि भी नासिक में एक है, मेरे परिचित हैं, अभी वो मेरे टच में आए हैं, संतोष गंगा सेट्टी करके उनका नाम है। उनका टेक्सटाइल का मिल था, उन्होंने लगभग 5 करोड़ रुपया ऑनलाइन गैम्बलिंग में हार गए और वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। आज बेचारा खाने का पैसा मोहताज हो गया। अच्छा। FIR है मेरे सर उसके पास, उसके एप्लीकेशन है मेरे पास। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि जो ऑनलाइन जब गैम्बलिंग की जाती है तो वो हराने के लिए ही उसके अंदर कुछ पीछे सेटिंग कर 100% सर। ये तो आजकल आपको भी पता है AI का ज़माना है। AI लगा दिया गया, जो कोई भी जीत ही नहीं सकता, किसी के बाप की ताकत नहीं जीत के। तो जब ये समझ में आ ही जाता है कि यार मैं तो लगातार हार सर ही रहा हूं। आदमी सर, ये जो वेबसाइट चलता है, अभी मेरे पास सिस्टम नहीं है तो मैं आपको दिखा देता था। ये जो वेबसाइट चलता है इसमें आदमी हिप्नोटाइज हो जाता है। हर मिनट पे ये ड्रॉ होता है 60 सेकंड का चक्री जो घूमती है कसिनो टाइप की, वो चक्री जिसको रोलेट बोलते हैं, 60 सेकंड में वो चक्री घूमती है। आपको बीटिंग करने के लिए सिर्फ आपको 40 सेकंड मिलता है। 40 सेकंड के अंदर आपको 38 खानों में से 38 घरों में से आपको चूज करना रहता है कि मैं पैसा कहाँ लगाऊं। ठीक है। तो आप 40 सेकंड के अंदर 38 घर के अंदर आप तो सेलेक्ट नहीं कर पाओगे कि आपका पैसा कहाँ लगाना है। तो 100% आपको हारना ही है। और वो हारने आप उसमें हिप्नोटाइज हो जाते हो। अच्छा। एक तरह से आदमी उसके अंदर हिप्नोटाइज हो जाता है और अपना घर द्वार सब कुछ बेच बाच के उसमें लग जाता है। वो पूरा ख़त्म जब हो जाता है तब उसको होश आता है कि अब मैं बर्बाद हो गया। और तब तक बहुत देर हो चुकी। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। या तो कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, या कुछ लोग घर बार छोड़ के भाग जाते हैं, या कुछ लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई है। अभी नासिक में जिन लोगों ने सुसाइड किया, जिनका FIR हुआ, उसके बेचारे बच्चे रोड पे हैं। और जो लोग पैसा हार गए उनकी जगह जो कब्जा, उन्होंने क्रेडिट कार्ड वगैरह से जो पैसा लिया था, जो बचे हुए हैं, जो बर्बाद हुए हैं, वो कंपनियां जिन्होंने कर्जा दिया था उनको, वह लोग उनकी जगहों पे कब्जा कर लिए हैं। घर और उनके जो उनकी खेती बाड़ी बची थी, दुकान वगैरह थी, उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड वालों ने पैसा कब्जा कर लिया। अच्छा। अभी यही जो है भिवंडी का जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको 18 लाख का GST का नोटिस आ गया। अच्छा। कि आपने इतना पैसा कहाँ डाला। अब वो परेशान है कि 18 लाख कहाँ से भरूं। अब वो केस कर रहा है इनके खिलाफ, 1 साल से लड़ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन GST वाले तो अपना पैसा लेके GST वाले तो अपना पैसा लेके जाएंगे और जहाँ से पैसा उसने कर्जा लिया है वो तो देना ही देना है। तो ये हाल है। और पूरा देश इस चीज़ की चपेट में है। यस सर, ये पूरे महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गोवा में है, राजस्थान में। आज की डेट में राजस्थान जो ये इसका अड्डा बना हुआ है। अच्छा। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, वहाँ पे भी FIR हुई है, लेकिन मामूली होते हैं, छूट जाते हैं। तो आपने देखा कि जुए की लत जो है, और ख़ास तौर से ये ऑनलाइन गैम्बलिंग की लत कितनी खतरनाक है।
जावेद खान साहब हमारे साथ में शामिल हुए इस बातचीत में। उन्होंने आप लोगों को बहुत ही ख़तरनाक बातें ऑनलाइन गैम्बलिंग के बारे में बताई है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई आपका इस चीज़ के लिए, लोगों को प्रबोधन करने के लिए, उनको बताने के लिए कि ऑनलाइन गैम्बलिंग कितनी ख़तरनाक है। और मैं चाहूँगा कि आइंदा दिनों में भी अगर इस पूरे केस के अंदर कोई नया डेवलपमेंट है तो आप हमारे साथ ज़रूर शामिल हों और ये जो खबर है ये और दुनिया तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। एक आखिरी बात बोल के मैं ख़त्म करना जी। चाहूँगा। मैं देश के सभी नौजवानों से और देश के लोगों से आपके माध्यम से सर एक निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन गेमलिंग के चक्कर में मत पड़ो। ये आपको बर्बाद कर देंगे, आपको लूट लेंगे और आपके ही खिलाफ, आपके पैसे से आपके खिलाफ आपको नुकसान पहुंचाएंगे और देश को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं। तो यदि देश को बचाना है, खुद को बचाना है, परिवार को बचाना है, अपना मानसिक स्वास्थ्य बचाना है, अपना शारीरिक स्वास्थ्य बचाना है और अपना आर्थिक स्वास्थ्य भी बचाना है, तो आपको क्या करना है? दूर रहना है ऑनलाइन गैम्बलिंग से। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें बहुत सारे कमेंट्स कीजिए, बताइए आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं, किन विषयों पे आप जानना चाहते हैं वो भी हमें बताइए। हमें फॉलो ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी कीजिए। और हाँ, अंतिम बात, हमारे नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। 5 मीडिया के अगले एपिसोड में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।